राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारी क्लासेस अभी जो चल रही है 12th क्लास बेस्ड पे चल रही है। हिंदी अनिवार्य में जो हमारा टॉपिक लगता है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, इससे पहले मैंने एक छंद वाली क्लास दी थी और इसके छंद के बाद में एक और क्लास दी थी। तो आप वो क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, बड़े काम की आपके रहने वाली है। ठीक है, आज हम बात करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ये स्पेशली 12th क्लास जिनके हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट लगता है उनके लिए एक क्रैश कोर्स की भांति है। तो आप सब इसको पढ़े और ये एक नोट्स बना ले, आपके एग्जाम्स में इनसे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज हम बात करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण, जो हमारा एक स्पेशल टॉपिक लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो मनुष्य अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि मनुष्य जब अपने विचारों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है, तो पहुंचाता है तो किसी माध्यम से होता है या किसी न किसी मीडियम के द्वारा ही वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाता है। तो उस मीडियम को, उस माध्यम को ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। यानी कि सीधी सी बात हम क्या कह सकते हैं कि भाषा क्या है? विचार विनिमय का एक माध्यम है। यानी कि कुछ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है, तो मैं उनके लिए बिल्कुल सरल भाषा में क्लासेस लेकर आई हूँ, स्पेशली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि उन बच्चों को भी ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में आए और उनका भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी, आप लगातार निरंतर हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहे प्यारे बच्चों। देखिए, तो भाषा क्या होगी? विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है कौन? भाषा। विचार विनिमय मतलब एक मीडियम हो गया, एक माध्यम हो गया कि हम हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। किस माध्यम से? तो भाषा के माध्यम से। ठीक है, ये तो हमारी बात रही सीधी सी भाषा की, कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, हम कैसे भाषा को समझें। अब आगे अगर हम बात करें, हम यहाँ पर, मैं आपको अभी ज्यादा गहराई से डिटेल से नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे नोट्स के आधार पे, जो हमको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हम वही चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा दो प्रकार की मानी जाती है। भाषा मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार की है। कौन सी? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के दो प्रकार है, लिखित और मौखिक। भाषा कितने प्रकार की मानी जाती है? लिखित और मौखिक। भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप है, प्रकार नहीं, आप रूप मानिए कि भाषा के दो रूप है। ठीक है, लिखित और मौखिक। तो आप समझते हैं, लिखित जिनको हम लिख कर लिपिबद्ध कर पाते हैं उनको हम कहेंगे लिखित, जिनको हम लिखते हैं। और मौखिक कि मुख से बोलना, मौखिक जिनको हम लिख नहीं पाते, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो इस भाषा को हम क्या कहेंगे? भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। और जो मैं ये लिख रही हूँ आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिखित रूप कहेंगे भाषा का। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई। आगे हम बात करते हैं कि भाषा के और भी कई रूप होते हैं। भाषा अपने समय, परिस्थितियों और काल के आधार पर भाषाएं बदलती रहती है। तो भाषा के और अन्य कई प्रकार माने जाते हैं, जिसमें से आपकी मूल भाषा एक होती है, आपके मूल भाषा एक आपकी होती है, विभाषा ठीक होती है, एक हमारी है राष्ट्रभाषा, एक हमारी होती है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसको किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट्स भी बना ले और लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में जाते वक्त ये चीजें काम में आएगी। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम बात करेंगे कि भाषा और बोली। एक शब्द आता है हमारे बोली, क्योंकि हम बोली किसको कहेंगे। आज आपकी क्लास जो है बहुत विशेष है, आपको आज की क्लास से जाते ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं बोली, तो कि बोली किसे कहेंगे। बोली जो है भाषा का ही एक रूप माना जाता है, लेकिन बोली की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बोली क्या होती है? बोली एक छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। बोली भी एक भाषा का ही रूप होता है, लेकिन एक उसका अंग माना जाता है।
क्योंकि भाषा का जो क्षेत्र होता है, भाषा का क्षेत्र जो है विस्तार होता है। विस्तृत रूप में, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। और भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, भाषा का अपना शब्दकोश होता है, ठीक है। लेकिन बोली का उल्टा हो जाएगा। बोली क्या होती है? अविकसित होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में कि अविकसित और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। अविकसित और सीमित क्षेत्र में, अविकसित सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? हम बोली कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो बोली हम किसे कहेंगे? कि अविकसित और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, बोली का अपना कोई शब्दकोश नहीं होता, और बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। जबकि जो भाषा है वो विकसित होती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और उसका अपना व्याकरण होता है, अपना शब्दकोश होता है, और उसका अपना साहित्य होता है, ठीक है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे बोली में। यहीं से एक कहावत आपके बनी है, यहीं से आपके एक कहावत बनी है। देखो, यहाँ एक कहावत जुड़ी हुई है इससे कि कोस कोस पर बोली बदले 5 कोस पर वाणी। वाणी मतलब बानी या वाणी, वाणी मतलब बोलना। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बना हुआ है। आप सोचोगे कि दिखने में क्या बता रहे हैं मैडम, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पिछले साल ऐसा यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आपको ये पूरी याद रखनी है, आपको कहावत कि कोस कोस पर बोली बदले 5 कोस पर वाणी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो हिंदी है, हम जिसको हिंदी भाषा बोलते हैं, कि वो हिंदी क्या है? खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। हिंदी किसका विकसित रूप है? खड़ी बोली का विकसित रूप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का विकसित रूप है हिंदी भाषा, खड़ी बोली का विकसित रूप है। क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का विकसित रूप क्या है, या हिंदी किससे बनी है, किसका विकसित रूप है? तो खड़ी बोली का विकसित रूप है हिंदी भाषा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी भाषा किसका विकसित रूप है? खड़ी बोली का विकसित रूप है आपके हिंदी भाषा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप इस चीज को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है 100%। आगे बात करते हैं कि जो हम जिसको हिंदी भाषा कहते हैं, वो एक अपने आप में परिपूर्ण भाषा नहीं है, यानी कि उसमें कई भाषाओं का समावेश किया गया है, छोटी छोटी बोलियों का समावेश किया गया है। तो उन छोटी छोटी उपबोलियों से मिलकर ही आपके हिंदी भाषा का रूप विकसित बना है। तो देखिए उसमें कौन कौन सी बोलियां आती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपके 5 उपभाषाएं हैं। 5 क्षेत्र है जिसमें आपके 18 उपबोलियां हैं। यानी कि हिंदी भाषा को 18 उपबोलियों में विभाजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा को कितनी उपबोलियों में विभाजित किया गया, तो 18 उपबोलियों में विभाजित किया गया। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, कहीं पे 18 दिया होता है और कहीं पे 17 भी दिया होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑप्शन में 17 हो तो 17 करना, 18 हो तो 18 करना, दोनों ऑप्शन में आपको एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके 5 कौन से उपभाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आता है पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले आपके आएगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। फिर आता है आपके पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएगी आपके? पश्चिमी हिंदी में आएगी आपके एक तो ब्रज भाषा, ठीक है, एक आएगी खड़ी बोली,
खड़ी बोली, एक आएगी आपके कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, इसको याद करने की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रज, खड़ी, ब्रज, कन्नय, हरी, बूंदी। ठीक है, खड़ी, ब्रज, कन्नय, हरी, बूंदी। इस तरीके से आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी क्या आएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। पूर्वी अब बाग छत्तीसगढ़ में, पूर्वी अब बाग छत्तीसगढ़ में। तो आप इस ट्रिक से इसको याद भी रख सकते हैं। अगली है हमारी बिहारी। तो बिहारी में कौन सी आती है? बिहारी में भी 3 बोलियां आती है। एक तो मैथिली, एक भोजपुरी आपके, और एक हो गए आपके मगही। ठीक है, मैथिली, भोजपुरी और मगही। इसके बाद आपके पहाड़ी। तो पहाड़ी में आपके आती है कुमायूनी, जो पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक है, अगली हमारी है राजस्थानी। हमारे राजस्थान की है ना, राजस्थानी। तो राजस्थानी में आपके 4 बोलियां आती है। जैसे आपके मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती, ये तो आपको याद ही हो जाएगी, आपके राजस्थान की है तो। मेवाती, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगी। ठीक बात है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं हट जाती हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमारा था भाषा से संबंधित टॉपिक। भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा है कि लिपि। लिपि किसे कहते हैं? कि लिखे हुए वर्णों को चिन्हित करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं लिपि, है ना। वर्णों को चिन्हित करने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, उन्हें लिपि कहते हैं, याद रहेगा। लिपि किसे कहेंगे? वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं लिपि। तो आपको याद रखना है, हिंदी की कौन सी लिपि है जो हमारी हिंदी भाषा है वो किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। याद रखेंगे आप, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं की है? संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है आपके, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, ये तीनों भाषाएं आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बात करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि हमारे जब प्राचीन काल में 2 लिपियां प्रमुख रूप से चलती थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। कौन सी चलती थी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ठीक है, जिसमें से हमारी जो देवनागरी लिपि है वो कहां से निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो याद करने की सीधी सिंपल सी ट्रिक है याद करने की कि देव और ब्रह्मा, कि हम मानते हैं कि हमारे हिंदुओं में जो है ब्रह्मा जी को क्या माना जाता है? देव माना जाता है। तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि देवनागरी लिपि कहां से निकली है? ब्राह्मी लिपि में से निकली है। कौन सी? आपके देवनागरी लिपि। ठीक है, हमारा अब एक लास्ट टॉपिक बचा है व्याकरण, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। वह शास्त्र जो व्याकरण को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण क्या है? जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, वह क्या कहलाता है? आपके व्याकरण कहलाता है। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे कि व्याकरण के कितने अंग है। तो व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सिंपल सा बना है कि व्याकरण के कितने अंग है, तो आपको ध्यान रखना है व्याकरण के कितने अंग है, 4 अंग है। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। देखो, वर्ण, शब्द, वाक्य ये तो आपको समझ में आते होंगे, लेकिन पद क्या होता है? पद वह होता है जब शब्द के साथ कोई विभक्ति चिन्ह काम में ले लिया जाता है, तब वह पद बन जाता है। जैसे अभी राम क्या है? यहाँ पे राम एक शब्द है। राम क्या है? शब्द है। लेकिन राम के साथ जैसे ही विभक्ति चिन्ह आ गया राम ने, तो ये क्या बन जाएगा? फिर आपके पद बन जाएगा। यानी कि अगर कोई वर्ड अलग अलग है तो वो शब्द होंगे, और जैसे ही उनको इस्तेमाल एक साथ एक धारा में पिरो देंगे, माला में पिरो देंगे विभक्ति चिन्हों के साथ, तो क्या बन जाएंगे? आपके पद बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं समझती हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल, उपयोगी रही होगी। तो हमारी आज की क्लास, हमारा आज का जो टॉपिक था भाषा लिपि और व्याकरण, वो समाप्त हो चुका है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहिए। आपको मेहनत और सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत लगती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बच्चों, आपको डट कर इन परिस्थितियों का मुकाबला करना है और पढ़ाई की अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।